Yes, students. Today we are going to discuss about our chapter which is forms of market. जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में बहुत पहले पढ़ लिया था, बट अपन ने इसका एक कॉन्सेप्ट जो है वो पहले नहीं पढ़ा था, जो छोड़ रखा था. इट इज़ रिलेटेड टू प्राइस डिटर्मिनेशन. जैसे कि हमारे जो चैप्टर है ना, इसका नाम अगर आप लोग देखेंगे तो लिखा हुआ आएगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन. तो अपन फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ चुके थे, दैट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट. ठीक है, लोकेलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ा था. ठीक है, तो उसमें अपन ने कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग भी पढ़ा था, जिसमें अपन ने पढ़ा था परफेक्ट होता है, इम्परफेक्ट होता है, मोनोपोली पढ़ा था उसमें, फिर फर्दर ओलिगोपोली पढ़ा था, मोनोपोलिस्टिक पढ़ा था, अलग अलग टाइप के पढ़े थे. बट अपन ने उस टाइम पे प्राइस डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट छोड़ दिया था. वो इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसके पहले अपन को डिमांड और सप्लाई पढ़ना था. ठीक है, तो अपन वही टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, तो प्राइस डिटर्मिनेशन जो कि है टॉपिक नंबर 6.13 ऑफ योर बुक. आपकी बुक में टॉपिक नंबर 6.13 दे रखा है और दे रखा है प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में. तो प्राइस डिटर्मिनेशन होता क्या है, सबसे पहली चीज़ ये समझते. तो प्राइस डिटर्मिनेशन मीन्स व्हाट वुड बी योर फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. यू नो दैट, अगर जस्ट अज्यूम एक एग्जांपल लेती हूँ बिस्किट का. ठीक है, हम बिस्किट बनाते हैं, हम बेकर्स हैं. ठीक है, हमने बिस्किट बनाया. अब बिस्किट बनाया तो हमको मान लो 5 रुपीज़ का कॉस्ट लगा, 5 रुपीज़ का खर्चा हुआ. तो अपन कौन सी प्राइस पे मार्केट में क्वांटिटी जो है बिस्किट की वो किस पर्टिकुलर प्राइस पे रखें. ठीक है, सो दैट देयर वुड बी द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर सप्लायर एज वेल एज द वांट ऑफ अ कंज्यूमर कैन इजीली बी सेटिस्फाइड. मतलब कि लोगों की वांट भी सेटिस्फाई हो जाए, हमको प्रॉफिट भी हो जाए, कोई हाई प्राइस भी नहीं हो, कोई लो प्राइस भी नहीं हो, दोनों का बेनिफिट हो. तो ये प्रोसेस जो होती है कि 5 रुपीज़ का गुड्स बना, अब उसको किस हिसाब से बेचना है, इससे अकॉर्डिंग जो डिटर्मिनेशन करने वाले फैक्टर्स होते हैं वही अपन इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की. आपने देखा होगा कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितने रुपए में मिल रहा है. ठीक है, तो कैसे उसकी डिमांड, कैसे उसकी प्राइस डिसाइड होगी, वो अपन सीखने वाले हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग इट, हमको जो पढ़ना है वो है थियोरीज जो प्राइस डिटरमिनेशन से रिलेटेड है. तो फर्स्ट इज क्लासिकल इकोनॉमिस्ट. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की जब हम बात करते हैं, मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट एडम स्मिथ, उनके सपोर्टर्स जो हैं उनके बारे में बात करते हैं. तो उन्होंने क्लासिकल थ्योरी दी प्राइस डिटरमाइनिंग करने के लिए. उन्होंने बोला दैट द बेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. मतलब अगर किसी कमोडिटी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि आप लोग जानते ही हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि अपन ने अगर कोई गुड्स को प्रोड्यूस करा है तो उस गुड्स के प्रोडक्शन में अपन को कौन सी कॉस्ट लगी. जस्ट अज्यूम बहुत सारी कॉस्ट लगती है ना. जैसे डायरेक्ट कॉस्ट कितनी लगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी लगी, या फिर सिंपल से बात करें, हम बिस्किट बनाते हैं. बिस्किट की प्राइस डिटरमाइन करने के लिए हमको देखना पड़ेगा हमने रॉ मटेरियल की कॉस्ट इनकर्ड करी होगी, हमने लेबर लगाए होंगे, हमने कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करे होंगे, तब जाके हमारे पास बिस्किट बन के आया होगा. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि द फॉर डिटरमाइनिंग अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी द थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज दैट इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. आपको देखना है कि आपने गुड्स बनाया तो उसमें आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेगी. इफ़ योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ हाई, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होती है देन प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी शुड बी केप्ट हाई. अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है तो प्राइस क्या रखोगे आप कमोडिटी की, ज़्यादा. बट अगर प्राइस कम है, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, तो आप उस पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस को भी क्या कर लोगे, कम रखोगे. ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एडम स्मिथ और उनके फॉलोअर्स ने. यानी कि हमको बात कर रहे हैं हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की. ठीक है, अब अपन सेकेंड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. तो जो सेकंड कॉन्सेप्ट था वो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट से रिलेटेड था, जिन्होंने डिमांड थ्योरी या यूटिलिटी थ्योरी की बात की थी. जैसा आपको भी मैंने बोला क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, तो उनकी जो थ्योरी थी दैट वाज सप्लाई थ्योरी. अब अपन पढ़ते हैं डिमांड थ्योरी. तो डिमांड थ्योरी के अंदर उन्होंने ये देखा दैट द ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट, यानी कि हम जेवंस की और उनके फॉलोअर्स की बात करते हैं, उनके सपोर्टर्स की बात करते हैं. दे सेड दैट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय इट्स मार्जिनल यूटिलिटी. यानी कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करने वाले हैं, लॉ ऑफ DMU का, यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो इसलिए अपन इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, डिमांड थ्योरी ऑफ यूटिलिटी. ठीक है, तो उन्होंने बोला प्राइस को डिसाइड करने के लिए आपको क्या डिसाइड करनी चाहिए, डिमांड पर्टिकुलर कमोडिटी की. तो डिमांड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइसेस डिसाइड करनी चाहिए. डिमांड ज़्यादा हो तो प्राइस ज़्यादा रख दो, ऐसा.
ठीक है। नेक्स्ट प्रोफेसर मार्शल आए, तो मार्शल आए ना, तो उन्होंने दोनों के व्यूज़ को सम अप किया, यानी कि उन्होंने सोचा कि हम सप्लायर का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, हम कंज्यूमर का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। सो प्रोफेसर मार्शल, जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्रोफेसर मार्शल जो है वो वेलफेयर ओरिएंटेड व्यूज़ को प्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने ये बोला, उन्होंने सिंथेसाइज किया, उन्होंने दोनों टॉपिक्स को कंबाइन कर लिया। एंड ही सेड दैट द नीदर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड नॉर द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी कैन बी डिटरमाइन द प्राइस। उन्होंने कहा सिर्फ हम अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो सिर्फ वही अकेली नहीं होती फैक्टर, ना ही अकेली पर्टिकुलर कमोडिटी की यूटिलिटी होती है जिससे अपन प्राइस डिटरमाइन करते हैं। बोथ दी अप्रोचेज हैव निग्लेक्टेड द डिमांड एंड सप्लाई साइड, दोनों ने डिमांड सप्लाई साइड को निग्लेक्ट कर दिया। सो मार्शल जो थे उन्होंने क्या प्रोनाउंस किया, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी में बी द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्स, यानी जब अपन डिमांड कर्व बनाएंगे, सप्लाई कर्व बनाएंगे, तो उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा उससे अपन प्राइस डिसाइड करेंगे। मीन्स अगर सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं आपको बताऊं तो आप लोगों को पता है, जैसे अब आप ग्राफ पेपर पे देखेंगे तो आप लोगों को, अभी तो मैं प्लेन पेपर पे बना रही हूँ, आप लोग के पास एक ठीक है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं, तो वी नो दिस इज योर डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व होता है, दिस इज योर सप्लाई कर्व, ये आपका सप्लाई कर्व होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ मीन्स डिमांड एंड सप्लाई यू कैन गेट easily that how much price of a commodity should be given to how much commodity, means what should be the price of a particular commodity। इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अपन क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। ऐसा किसने कॉन्सेप्ट दिया था, तो मार्शल ने कॉन्सेप्ट दिया। एक कॉन्सेप्ट था जो क्लासिकल था, कैसा था, क्लासिकल, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आया था उसके अंदर ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट ने अपने व्यूज़ दिए थे। फिर इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया उसके अंदर मार्शल ने अपने व्यूज दिए। मार्शल ने क्या बोला, दैट बोथ पॉइंट शुड बी कंसिडर, मीन्स डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एज वेल एज सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। सो वट एवर वुड बी द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ, ठीक है, वुड बी द इक्विवेलेंट प्राइस। ये हमारे लिए एक इक्विवेलेंट प्राइस बन जाती है जिसके बेसिस पे हम क्या डिसाइड करते हैं कि कितनी प्राइस पे कितनी कमोडिटी का सप्लाई करना है, ठीक है। अभी अपन इसको एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब मीनिंग ऑफ प्राइस इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं। सो देयर आर टू फैक्टर नेसेसरी फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ कमोडिटी, द डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सप्लाई ऑफ द गुड्स। मतलब एक पर्टिकुलर कमोडिटी का कितनी डिमांड होती है प्लस उसका कितना सप्लाई होता है, उसके बेसिस पे अपन ये डिसाइड करते हैं दैट व्हाट वुड बी द इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी, ठीक है। जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल लेती हूँ और एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। देखिए अब जैसे कि हम एक शेड्यूल बना लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अपन शेड्यूल देख लेते हैं। तो शेड्यूल बेटा देखिए, सबसे पहले हमने लिख रखा है, दोनों चीज़ें लिख रखी है, प्राइस लिख रखी है, डिमांड और सप्लाई। तो अपन एक साथ देखते हैं, ठीक है। प्राइस अगर दे रखी है कि 1 रुपीज़ होती है तो डिमांड 50 की होती है। प्राइस 2 रुपीज़ होती है तो डिमांड 40 की होती है। आपको पता है प्राइस इंक्रीज़ होती है तो डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज़। फिर 3 होती है तो 30 हो जाती है डिमांड। जैसे आपको पता ही है कि प्राइस इंक्रीज होती जाती है तो डिमांड क्या होती है, डिक्रीज। तो अपन ये देख रहे हैं 50 से क्या हो गई 40, 40 से क्या हो गई 30। फिर प्राइस 4 होती है तो डिमांड फिर डिक्रीज हो जाती है ना, जैसे आप समझ सकते हो। 5 होगी तो 10, फिर 6 पे 5, दैट्स इट, ये इतना ध्यान। फिर अपन सप्लाई के बारे में देख लेते हैं, जैसे आपको 6 तक समझ में आ गया। सप्लाई क्या होता है स्टूडेंट्स, तो जब प्राइजेस इंक्रीज होती है तो सप्लाई भी क्या होता जाता है, इंक्रीज। जैसे देखो प्राइस 1 रुपीज़ होती है तो सप्लाई 10 रुपीज़ का होता है। प्राइस 2 होती है तो सप्लाई 20, यानी यहाँ पे देखो प्राइस इंक्रीज हुई, सप्लाई भी क्या हो गया, बढ़ गया। प्राइस 3 पे पहुँची, सप्लाई भी बढ़ गया। प्राइस 4 पे पहुँची, सप्लाई 40 हो गया। यानी कि अपन को बस ध्यान ये रखना है कि अगर आप अपने मन से कुछ भी डिजिट लो, कुछ भी एग्जाम्पल लो, कॉन्सेप्ट याद रखना कि डिमांड के केस में रिलेशन अपोजिट होता है, सप्लाई के केस में रिलेशन पॉजिटिव होता है। दैट्स इट, बस अगर और आप इतना ध्यान रखेंगे तो सारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब अपन इसी चीज़ को क्या करते हैं, एक शेड्यूल दे रखा है जो इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर देते हैं, ठीक है। एक से अब अपन इस चीज़ को ग्राफिकली प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन डिमांड का बनाते हैं। तो डिमांड देखो प्राइस 1 रुपीज़ होती है, 1 2 3 4 5। अपन अपने माइंड में ध्यान रख सकते हैं कि 50 40 30 20 10 5 ऐसा रिलेशन चल रहा है। यानी प्राइस 1 रुपीज़ होती है तो डिमांड कितनी होती है, 50। तो देखो 1 रुपीज़ प्राइस है तो डिमांड कितनी हो जाएगी, 50 के ऊपर 1 को ब्लॉक लगा दो, ठीक है। फिर प्राइस 2 रुपीज़ अगर पहुंच जाती है तो डिमांड कितनी हो जाती है, 40। तो अब अपन लगा देते हैं 2 पे 40, यानी 40 के आगे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यानी अब अगर आप बेटर होगा अगर आप भी पेन पेंसिल लेके बैठे हो और खुद से भी बनाए तो। फिर 3 रुपीज़ प्राइस होती है तो डिमांड कितनी हो जाती है, 30 हो जाती है। तो 3 पे 30, यानी कि ये कहीं ना कहीं आके यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर प्राइस 4 रुपीज़ पे डिमांड 20 हो जाती है।
तो 20 कहाँ पे हो जाती है, 4 रुपीज़ पे, दैट्स इट। फिर प्राइस देखिए 5 पे 10 हो जाती है, तो 10 कब होती है, 5 पे, तो अपन 5 पे लगा देते हैं। फिर प्राइस अगर 6 रुपीज़ हो जाती है तो डिमांड 5 हो जाती है, यानी कि अपन ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे होगी, ठीक है। तो प्राइस अगर 6, ऊपर में अगर 6 बना देती हूँ, यहाँ कहीं पे प्राइस होती है 5, ठीक है। ओके, एक्चुअली वो फिगर ऐसे लिए हैं तो आपको स्पेस के कारण ये दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट अपन सप्लाई की बात करते हैं, तो सप्लाई भी सेम डाल देते हैं, 1 पे 10, तो प्राइस 1 रुपीज़ होती है, तो सप्लाई कितना होता है, 10। आप चाहो तो पहले इसको लाइन को ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं ज्वाइन कर ही रही हूँ। देखना आप स्केल से करोगे ना तो आपकी एकदम प्रॉपर तरीके से बन पाएगी, प्लस अगर आप ग्राफ पेपर से बनाते हो तो और ही बढ़िया, ठीक है। ये हमारा किसका कर्व बना बेटा, डिमांड का। डी लिख दे, इस पर सप्लाई पे एस लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्राइस 1 होती है तो सप्लाई 10 का होता है, तो प्राइस 1 रुपीज़ एंड सप्लाई वुड बी 10, यानी यहाँ से स्टार्ट हो गया। प्राइस 2 पे सप्लाई कहाँ पहुँच जाता है, 20, तो 2 पे 20, यानी कि यहाँ। फिर प्राइस 3 होती है तो सप्लाई कहाँ पहुँच गया, 30, प्राइस 3 पे सप्लाई क्या हो गया, 30, यानी कि यहाँ कहीं आ गया, ठीक है। अब आपको समझ में आएगी चीज़ें। प्राइस 4 पे सप्लाई कहाँ पहुँच जाता है, 40, यानी 4 पे सप्लाई कहाँ पहुँच गया, 40, यानी कि ये यहाँ कहीं पे आ रहा होगा, ठीक है। ओके, फिर प्राइस 5 पे सप्लाई कहाँ पहुँच जाता है, तो प्राइस 5 पे सप्लाई पहुँच जाता है 50 पे, यानी कि इसके ऊपर, ठीक है। और प्राइस 6 पे सप्लाई कहाँ पहुँच जाता है, 60, दैट्स इट। अब आप इसको ऐड करो, ऐड किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, ओके दैट्स इट। तो ये हमारे लिए बन गया सप्लाई का। बेटा इसी एक ही एग्जाम्पल से सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अपन देखेंगे इंक्रीज इन प्राइस होता है तो क्या होता है, डिक्रीज इन प्राइस। तो इस एग्जाम्पल को और इस लॉजिक को ध्यान रखिएगा। अब अपन ने क्या करा, अपन ने परपेंडिकुलर डाला, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ गया, यहाँ पे, सप्लाई का यहाँ, डिमांड का यहाँ, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, वो तो एग्जैक्ट 30 पे आ रहा है, वरना बीच में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एग्जैक्ट आ रहा है 3 पे, अरे ये नीचे हो गया, हाँ मतलब स्ट्रेट लाइन आप समझ जाइएगा, ऐसे डलेगी। तो अपन को पता पड़ता है प्राइस कितनी हो रही है, इक्विलिब्रियम 3, क्वांटिटी कितनी हो रही है, 30, यानी कि 30 kg की अगर अपन बात करें, ये चीज़ अगर kg की फॉर्म में हो तो ये सोचो कि 30 kg की चीज़ आप 3 रुपीज़ में दे रहे हो, यानी 1 kg की प्राइस क्या हो गई, 10 रुपीज़। ये आपने इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड कर ली, ठीक है। होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड करते हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो क्या होता है, प्राइस कम होती है तो क्या होता है। इसको मैं एक प्रॉपर तरीके से आप लोग कॉपी में बनाएंगे, आप लोग जिसके थ्रू आप लोग क्या करेंगे, जैसे अभी मैं नेक्स्ट आगे वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगी कि प्राइस इंक्रीज होने पे क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज होने पे क्या हुआ, तो आप हैंड टू हैंड एक्सप्लेन करेंगे। डिजिट हमारे यही रहेंगे, प्रेजेंटेशन हमारा यही रहेगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्राइस कैसे डिसाइड की। तो अब ये हमारी होगी इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब ऐसी प्राइस जिसमें ना कंज्यूमर को दिक्कत है ना प्रोड्यूसर्स को दिक्कत है, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अपन आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो ये जो हमारी बुक है ना, हमारी बुक में ये जो कॉन्सेप्ट लिखा है ये सब इसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन है, प्लस ये उन्होंने बता दिया है प्रेजेंट करके दैट ये सारी चीज़ें होती हैं। इस तरीके से एक डिमांड का बनता है, एक सप्लाई का बनता है, और उनके इंटरसेक्शन से डिसाइड होता है। जैसे 23 रुपये की प्राइस में 120 kgs आपको देना है, तो ये आपने इक्विलिब्रियम के लिए प्राइस जो है वो डिसाइड कर रखी है। अब अपन क्या पढ़ते हैं, अजम्पशंस ऑफ प्राइस इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। तो अजम्पशन बोलते हैं दैट डिमांड का शो ऑलवेज हैव अ नेगेटिव स्लोप, मतलब ये कंडीशन हम तब अप्लाई करेंगे जब डिमांड का कर्व क्या होगा, नेगेटिव स्लोप कर रहा होगा। तो साइमल्टेनियसली ये रूल तो सप्लाई पे भी लगता है दैट सप्लाई कर्व शुड बी पॉजिटिव, मीन्स प्राइस बढ़ने पे, प्राइस इंक्रीज होने पे सप्लाई इंक्रीज हो रहा होगा। यहाँ पे प्राइस की इंक्रीज होने पे डिमांड क्या हो रही होगी, डिक्रीज। इफ़ द डिमांड इंक्रीज मोर देन सप्लाई द प्राइस विल इंक्रीज, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है ज़्यादा से, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सप्लाई, तो प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड इफ सप्लाई इंक्रीजेज मोर देन डिमांड देन प्राइस ऑटोमेटिकली फॉल्स। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कुछ अजम्पशंस है, जो अजम्पशंस के पॉइंट आपको ध्यान रखने होते हैं। अब बेटा अपन जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन प्राइस इक्विलिब्रियम। जैसे अभी हमने इक्विलिब्रियम प्राइस सीखा, इसी चीज़ को आप लोग नेक्स्ट वीडियो में जब अपन पढ़ेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप इसको एक प्रॉपर तरीके से बना के रखें, ताकि इंक्रीज करी हुई प्राइस आप पेंसिल से निकाल सकें और डिक्रीज करी हुई प्राइस, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।